हम लोग 10वीं क्लास के साइंस का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये उसका चौथा भाग है। इससे पहले हमने 3 भागों में चीज़ों को सीखा हुआ है, ठीक है। आपका चैप्टर बड़ा है तो मैं 10-10 या उससे कम मिनट्स के एक एक भाग बना के आपको हर एक चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता होगा तो आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये चौथा भाग है और इससे पहले हमने बाकी सारी चीज़ें कवर करी हुई है। अभी हम लोग 2.2 पॉइंट तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो इससे पहले जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने कवर करा हुआ है और इससे आगे की जो पॉइंट्स है वो हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, मैं आपको हर एक पॉइंट्स पे जो भी चीज़ें वहाँ पे लिखी है उसको मैं अच्छे से पढ़ के उसका नोट्स बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको करना क्या है, वीडियोस को अच्छे से देखने हैं और जो नोट्स मैं बनाया हूँ आपको भी वो बना के अपने पास रख लेने हैं ताकि आपको आने वाले समय में काम आए, ठीक है। तो 2.2 में क्या है, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, ठीक है। हम लोग अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, वो धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये सभी चीज़ें हमने पहले देखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं। क्या अम्ल और क्षारक जो है इसमें कुछ समानताएं हैं भी या नहीं, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप देखिए, ठीक है। सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होता है, ये हमने पहले देखा हुआ है, ठीक है। सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होता है। और समान रासायनिक गुणधर्म क्यों होता है, क्योंकि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। उनका रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई भी अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है ना, जब भी कोई भी अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आपको इससे क्वेश्चन भी था, मैंने वो भी बताया हुआ है, ठीक है, कि जब धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है करके, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जब कोई भी आपका अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया करते ही आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। सभी अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अम्ल में पहले से हाइड्रोजन है, जब आप उसको किसी धातु से अभिक्रिया करा रहे हैं, मतलब जब आप उसको किसी धातु में मिला रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल रहा है, ठीक है। जो अम्ल में जो हाइड्रोजन है वो जब आप उसको धातु से मिला दिए तो क्या हुआ, वो गैस के रूप में निकल गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी हुई है, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम लोग अम्ल को जब किसी धातु से मिलाते हैं तो क्या होता है, जो उसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो गैस के रूप में निकलता है। लेकिन अगर हम लोग अम्ल को विलयन में मिलाएं, अगर हम लोग अम्ल को पानी में मिलाएं तो क्या होगा, ठीक है। जब पानी में अगर अम्ल को मिलाएंगे तो क्या होगा, समझ में आ रहा है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, ये मैंने ऐसे नोट्स में लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विलयन में अगर आप अम्ल को पानी में मिला देंगे और उसमें अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करने की कोशिश करेंगे तो उसमें प्रवाह करेगा, मतलब उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करेगा, क्योंकि उसमें आयन होंगे। क्या आयन होंगे, आगे पता चलेगा। अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन, ठीक है, H+, ठीक है, यह हाइड्रोजन है। इसको जब हम लोग धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है, लेकिन जब हम लोग इसको पानी में मिलाते हैं तो वो आयन के रूप में टूट जाता है। क्या करता है, वो आयन में बदल जाता है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। यहाँ पे जब धातु से अभिक्रिया करता है तो गैस के रूप में निकलता है और जब उसको पानी में मिलाते हैं तो आयन में बदल जाता है, ठीक है। आयन उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। मतलब क्या
कि जब पानी में आप अम्ल मिलाएंगे तो उसमें वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा और उसी हाइड्रोजन आयन के कारण ही उसका जो गुणधर्म होगा वो अम्लीय होगा। कहने का मतलब अगर उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो अम्लीय नहीं होगा, बिल्कुल भी अम्लीय नहीं होगा। और अगर किसी विलयन में आयन है ही नहीं, ठीक है, अगर किसी विलयन में आयन नहीं है तो उससे होकर विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे विद्युत धारा की प्रवाह जब आयन रहेंगे किसी विलयन में तभी होगा। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, हम लोग उसको करेंगे कि ग्लूकोज को जब ग्लूकोज का विलयन में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाह क्यों नहीं होता है, तो क्या होता है कि ग्लूकोज में कोई आयन बनता ही नहीं है। ग्लूकोज को जब पानी में मिलाते हैं तो कोई आयन नहीं बनता है, और जब पानी में आयन ही नहीं रहेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह करेगा कौन? क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए आयन का होना जरूरी है। आयन रहेंगे जब भी विद्युत धारा प्रवाह होगा, तो अगर आयन नहीं रहेंगे तो विद्युत धारा तो प्रवाह होगा ही नहीं। और जब ग्लूकोज मिलाते हैं पानी में तो उसमें आयन बनता ही नहीं है, तो जब आयन रहेगा ही नहीं, विद्युत धारा को प्रवाह करने वाला कोई होगा नहीं, तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। अभी हमने क्या देखा कि जब हम लोग अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो H+ आयन उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग क्षारक को मिलाते हैं, क्षारक को विलयन में मिलाते हैं यानी कि जल में मिलाते हैं, तो वो OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? H+ आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल, और क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब इसमें और एक चीज़ नोट्स में मैंने लिखी हुई है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, और मैंने बुक से NCERT बुक से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा हर एक चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे होता है। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, ये आपका 2.1 है। हमने यहाँ पे 2.2 पढ़ा था, 2.2, अब उसमें भी पॉइंट एक आगे बढ़ा है 2.2.1। ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, तो जलीय विलयन में जब हम लोग अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है। ठीक है, देखिए ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको हम लोग पानी में मिला दिए तो क्या हो जाएगा, ये H3+ क्लोरीन माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ का एक H+ टूटेगा, जैसे ही पानी में मिलाएंगे H क्या हो जाएगा आपका प्लस में टूटेगा, आयन बनाएगा, आपको पता था, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो ये H+ बनाएगा और Cl- हो जाएगा, ये दोनों आयन अलग अलग हो जाएंगे। पहले से यहाँ पे H2O था, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो पहले H 1 था, यहाँ पे 2 था, तो टोटल क्या हुआ H3, और उसके बाद O, ये ऐसा हो जाएगा H3O+, ये एक H और ये 2 H, ये मिला के H3 और ये O, H3O+ ऐसे बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने लिखा हुआ है H3O+ और प्लस में Cl-, ऐसे टूट जाएंगे वो। मतलब H अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा आपका जो H2O यानी कि जो पानी है उससे मिल जाएगा। ठीक है, यदि यानी कि H3O+ प्लस Cl- बनेगा। और जो H3O+ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन आपको एक बात पता होना चाहिए, जो H+ आयन है ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, इसको पानी में ही मिल के रहना है, तो वो हमेशा जल के अणु के साथ मिला हुआ रहता है, तो वो H3O+ के आयन के रूप में रहता है, तो उसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाते हैं, NaOH को जब पानी में मिलाते हैं तो ये Na+ और OH- बन जाता है। ठीक है, Na+ और OH- बन जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे नोट में क्या है, जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है? जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। कहने का मतलब अगर हम लोग पानी में अम्ल या क्षारक मिला रहे हैं तो उसमें जो वो मिलने की जो प्रक्रिया होगा बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी, मतलब उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होगा, उससे ऊर्जा उत्पन्न होगा। आप अगर उसमें दे देंगे तो अचानक से उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उबलने लगेगा, इस टाइप का हो जाएगा, तो उसमें आप जल सकते हैं। तो अगर आप कहीं क्रियाकलाप ये करते हैं, अगर आप प्रयोगशाला में क्रियाकलाप करते हैं तो थोड़ा सावधानी से करना है। ठीक है, क्योंकि वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है। और यहाँ पे एक परिभाषा आता है तनुकरण। ठीक है, तनुकरण एक परिभाषा आता है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे तनुकरण किसे कहते हैं।
देखिए तनुकरण का परिभाषा, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता, कोई भी आयन रहे, हाइड्रोनियम आयन रहे चाहे OH माइनस आयन रहे, में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रति इकाई आयतन में कमी होता है। ठीक है, तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। मान लेते हैं आपका पहले से कोई अम्ल था, ठीक है, अब उसमें आपने क्या करा, पानी मिला दिया। ठीक है, तो उस पे जो आयन थे, पहले मान लेते हैं ये 1 बिलियन था जिसमें अम्ल पहले से था, और उसमें आपने और पानी मिला दिया, तो क्या हो जाएगा कि जो उसका आयन था वो प्रति इकाई आयतन में घट जाएगा। मतलब 1 लीटर, अगर मान लेते हैं इसमें से आप 1 लीटर अलग करेंगे, 1 लीटर अलग करेंगे, तो इसमें मान लेते हैं आपका 100 आयन है, ऐसे समझने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें 100 H+ आयन है। ठीक है, अभी आपने क्या करा, आपने पानी मिला दिया, अब ज़्यादा पानी मिला दिया, अम्ल वही है, पानी आपने मिलाया, अम्ल पहले से जितना था उतना ही है। तो अब क्या होगा, अगर आप अब 1 लीटर पानी निकालेंगे तो हो सकता है इसमें आपको 50 H+ आयन रहे। कहने का मतलब जो इकाई आयतन अगर आप निकालेंगे तो उसमें जो H+ आयन है उसकी संख्या में कमी आएगी। ठीक है, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता, ठीक है, जो आयन की सांद्रता है उसमें प्रति इकाई आयतन में, मतलब एक आयतन आप लेंगे, 1 लीटर लेंगे तो उसमें कमी आती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, जब आप लोग अम्ल या क्षार में पानी मिला देते हैं तो उसकी जो आयन की जो संख्या प्रति इकाई में वो आयतन में वो घट जाती है, उसको तनुकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये इतने हम लोग का कवर हो गया। इससे आगे की चीज़ें, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, हम लोग अगला वीडियो में उन क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके बाद उससे आगे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अगर इतना आपने देख लिया है तो और एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हमने देखा था कि ये जो H+ आयन या OH- आयन रहता है, उसी के कारण से जो हम लोग का जो कोई भी विलयन है वो अम्लीय या क्षारकीय होता है। ठीक है, कोई अम्लीय होगा या क्षारकीय होगा वो इस बात से पता चलता है कि उसमें जो हम लोग का H+ आयन या OH- आयन है वो कौन सा ज़्यादा है। मान लेते हैं आपको मैं एक देसी एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप अगर सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, तो जब सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता है तो आदमी क्या करता है, उसमें पानी डाल देता है। तो क्या पानी डाल देने से नमक कम हो जाएगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि उसमें नमक कितना ज़्यादा है। उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा है तो आप थोड़ा पानी डाल देंगे तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नमक ज़्यादा है तो आप थोड़ा पानी डाल के भी उसको आप कम नहीं कर सकते। ठीक है, करने का मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपका पहले से बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से ज़्यादा मात्रा में अम्ल है, हमने उसमें थोड़ा मात्रा में क्या करा, हमने उसमें थोड़ा मात्रा में क्षारक मिला दिया। तो हम लोग को पता है कि अम्ल और क्षारक जब मिलाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाता है, मतलब दोनों आपस में मिलते ही एक दूसरे का प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम लोग का जो अम्ल है वो 10 लीटर है, सपोज हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, 10 लीटर है और इसमें मान लेते हैं 1000 H+ आयन्स हैं, 1000 H+ आयन्स हैं, और अगर मान लेते हैं जो हम लोग ने यहाँ पे क्षारक मिलाया है वो 1 लीटर है और मान लेते हैं उसमें 100 OH- आयन है। ठीक है, 100 OH- आयन है, तो जब हम लोग दोनों के एक दूसरे से मिलाएंगे तो क्या ये उदासीकरण हो जाएगा? तो क्या ये पूरी तरह से उदासीन हो जाएगा? तो नहीं होगा, अब भी ये अम्लीय प्रकृति का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H+ आयन कितने हैं, 1000 हैं, और OH- आयन कितने हैं, सिर्फ 100 हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी विलयन में H+ या OH- आयन की जो सांद्रता है, जो नंबर है, ठीक है, वो जिसमें ज़्यादा रहेगा वो उसी प्रकृति का होगा। तो इसमें अगर H+ आयन ज़्यादा रहेंगे तो ये अम्लीय हो जाएगा, अगर इसमें OH- आयन की सांद्रता ज़्यादा रहेगा तो वो क्षारकीय हो जाएगा, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो उदासीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, और इससे आगे की जो भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को कवर करेंगे।
पार्ट बड़ा है, टॉपिक बहुत ज़्यादा है और बीच बीच में क्वेश्चंस भी आता है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा वीडियोस लंबा होगा, इसके लंबे ज़्यादा पार्ट्स बनेंगे। ये चौथा पार्ट है, तो आगे के भाग में हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।